हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन सरित क्लासेस। सो कैसे चल रही हैं आपकी अब तक क्लासेस? चलो, आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी मैं ये कहूँगा कि जो पार्लियामेंट से बिल्कुल आपका ओवरलैप करेगा। ठीक है, जो चीज़ें हमने पार्लियामेंट में पढ़ी थी वही आज के लेक्चर में क्या रहेगा, आपका स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने जो पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था वो क्या था, सारा यूनियन के बिहाफ पे था। ठीक है, ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज का जो लेक्चर है ये बेसिकली स्टेट के बारे में। ठीक है, स्टेट के अंदर भी तो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसके अंदर जो गवर्नमेंट है उसके भी कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो आज हम देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, चाहूँ तो मैं इसको 2-3 पार्ट्स में भी करवा दूँ। ठीक है, जैसे मैंने पार्लियामेंट के 6 पार्ट्स में करवाया था, लेकिन आज मैं आपको एक ही लेक्चर में ये कंप्लीट करवा दूंगा। रीजन बिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी रिपीटेड होंगी, मैं आपको डिटेल में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे हाईली रिकमेंड करूँगा। ठीक है, और जब मैं इस लेक्चर को अपलोड करूंगा तो मैं आई बटन के ऊपर आपको पार्लियामेंट के जो प्लेलिस्ट है ना, आपको मैं सारी दे दूंगा, ताकि आपको, और या फिर आपको खुद चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट सर्च करेंगे ना तो उसमें मिल जाएगा आपको पार्लियामेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। वो लेक्चर आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं ऊपर ऊपर से वैसे ही बोल के समझाऊंगा। यहाँ पे मैं आज लिखने का काम कम करूंगा, सिर्फ बोलने का काम करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस होगा पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको हम जो है डिस्कस कर लेंगे थ्रू अपना बोर्ड के ऊपर लिख के। अब ये आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, यूनियन जो पार्लियामेंट है वो तो आपको पता है एक ही है हमारे कंट्री में, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ऑटोमेटिकली बात है, हर स्टेट का अपना एक अलग लेजिस्लेचर है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कितने स्टेट लेजिस्लेचर है हमारे देश में? अभी स्टेट कितने हैं? 28। तो हर स्टेट का अपना एक लेजिस्लेचर है। इवन 2 यूटीज का भी अपना लेजिस्लेचर है। कौन कौन सी है? पुडुचेरी और दिल्ली। लेकिन अभी 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से क्या बना दिया था? यूटी। लद्दाख अलग कर दिया था यूटी में, और जेएंडके को अलग कर दिया था। लेकिन अभी तक जो है आपकी जेएंडके की जो यूटी की लेजिस्लेचर है वो अभी से फंक्शन में नहीं आई है। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोलते हैं 2 अभी वर्किंग में, 3rd जो है अभी से स्टार्ट हुई नहीं है। तो बेसिकली 3 है, अभी 3 यूटीज की अपनी खुद की लेजिस्लेचर है। चलिए, तो अब जो है इनका जो फंक्शन है, ठीक है, वो कहते हैं ना यूनिफॉर्म नहीं है। किसी में हो सकता है आपको 2 हाउस देखने को मिले, किसी में हो सकता है आपको सिंगल यूनिकैमरल मिले आपको। ठीक है, तो वो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ स्टेट लेजिस्लेचर आता कहाँ है, माइंड में क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको पार्लियामेंट था, एक बार मैं दोबारा से रिकैप करता हूँ जो अब तक हमने पढ़ा है। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, हमने जो है हमने अपनी जो स्टडी है इंडियन पॉलिटी की वो स्टार्ट की है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ लेक्चर जो है जैसे मैंने आपको कराया था उसमें जो अभी लास्ट लेक्चर था, ठीक है, उसमें आपका वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज और कैबिनेट कमिटीज, वो पार्लियामेंट के अंदर कहीं मेंशन नहीं है। नॉट पार्लियामेंट, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं है उनका। बट हमने इसको किया क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने इसको कवर किया। अब रीजन बिंग, यहाँ पे हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A और पार्ट 5, पार्ट 6, ये हमारा पार्ट 5 और पार्ट 6 तो चल रहा है अभी। ठीक है, साइमल्टेनियसली ये हमने यहाँ तक अपना अभी ऑलरेडी सारे लेक्चर्स के थ्रू कनेक्ट कर लिया है, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, देखो मैं गलती लिखने में ही गलत कर रहा हूँ, फर्स्ट लिखने वाला था यूनियन एंड इट्स स्टेट। तो ये हमने क्या पढ़ा था? हमने अपने 2nd 3rd लेक्चर में इसको पढ़ा था। ठीक है, यूनियन एंड स्टेट्स। सेकंड क्या था आपका? नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप। ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए पार्ट्स। ठीक है, एग्जाम में आपको जो कहते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, तो आपको ये चीजें याद है तो आप बड़े आंसर। और इसलिए मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट कराया। ठीक है, पार्ट 3 जो है आपका क्या बोलता है? फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 फंडामेंटल, नॉट फंडामेंटल, यहाँ पे आएगा डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। और 4A ये ऐड किया गया था, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन से अमेंडमेंट से किया था आपको मेरे को बता देना है। अच्छा, पार्ट 5 जो अभी हम कर रहे हैं, द यूनियन। ठीक है, पार्ट 6 द स्टेट्स। तो अभी जो हम द यूनियन और स्टेट्स को साइमल्टेनियसली लेके चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो प्रोविजन यहाँ दिए गए सेम स्टेट्स के अंदर भी लगते हैं वो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंपैरेटिव स्टडी करके चल रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यूनियन में क्या है, स्टेट्स में क्या है। आपको डिफरेंस, जैसे मैंने आपको एक तरफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को कराया था, ठीक है, ऐसे ही
वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को हमने डिस्कस किया था, फिर उसके बाद हमने अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को डिस्कस किया था। तो ये क्या है, हमारे कंपैरेटिव स्टडी है। इससे क्या होगा, रीजन बिंग आप मान लो कभी कंफ्यूज हो गए तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी जब करते हैं ना टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल बना लिया, एक तरफ हमने प्रेसिडेंट को रख लिया, एक तरफ हमने गवर्नर को रख लिया, प्रेजेंट के क्या क्या पॉइंट्स है, प्रेजेंट की कौन कौन सी वीटो पावर्स है जो गवर्नर के पास नहीं है, कंपेयर कर लिया, वो आपको पक्का हो जाता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली पढ़ोगे, पहले गवर्नर को फिर आप प्रेजेंट को, तो उससे होगा क्या, कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगी माइंड के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। तो ये चीज़ें हम अभी ऑलरेडी कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, 1 2 3 4 5, ये जो है 4A तक हम कर चुके हैं। द यूनियन आपका कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 लेक्चर हो गए जिसमें आपकी जुडिशरी कंप्लीट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती है वो, फिर इसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये करने के बाद जो है हमारा पार्ट 5 और पार्ट 6 भी हो जाएगा। फिर आपका जो है पार्ट 7 आपको पता है नहीं है अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसको रिपील कर दिया गया था। तो इस तरीके से जो है हम आगे फर्दर मूव करेंगे। तो अब जो है बेसिकली बात करते हैं, अब हम जो पढ़ रहे हैं मैं बताता हूँ आपका जो पार्ट 5 और पार्ट 6 में अब तक हमने क्या क्या डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, उसको एक बार और बता देता हूँ। देखिए पार्ट 5 के अंदर हमने क्या देखा था, चैप्टर वाइज देखे थे, इसके अंदर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था चैप्टर 1, वो क्या था आपका, द एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूटिव से डिस्कस करता है, डील करता है, जिसमें हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट को देखा था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने वाइस प्रेसिडेंट को देखा था, फिर पीएम को देखा था, पीएम के बाद फिर हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखा था, याद आ रहा है। फिर हमने इसके अंदर अटॉर्नी जनरल को देखा था, ठीक है, अटॉर्नी जनरल। और एक आपका रह गया है, जस्ट अ सेकंड, मार्कर नीचे, सही है, CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये अभी से डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। ये जो है इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके जो बाकी और बॉडीज हैं, जैसे CBI होगी, ठीक है, आपकी UPSC होगी, उसके साथ इसको डिस्कस कर लूँगा कंपैरेटिव स्टडी करके। एक पूरे बोर्ड पे मैं क्या करूँगा, एक टेबुलर फॉर्म बनाऊंगा, उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसकी ओथ, मतलब जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इसका टेन्योर कितना, इनमें क्या है, ये छोटी छोटी बॉडीज है, एक एक मतलब अगर आप फॉर्म में बनाएंगे टेबुलर फॉर्म में, एक ही पेज में सारी जो चैप्टर्स आपको लक्ष्मीकांत में 10-12 अलग से चैप्टर दे रखे हैं, मैं आपको एक ही कहते हैं ना एक टेबल के अंदर फॉर्मेट में सारा समझा दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी स्टडी और ईजी हो जाएगी। तो CAG उसके साथ डिस्कस कर लिया जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद चैप्टर 2 हमने देखा था, दैट इज पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट हमारा पूरा हो चुका है, उसके अंदर उसके ऑफिसर्स, उसके वर्किंग, बजट पास करने की, बिल पास करने की सारी प्रक्रिया हमने डिस्कस की थी, मेंबर की क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसके बाद उसका जो सेशंस थे वो सारे हमने एक एक करके प्रोविजन, इसलिए थोड़ा सा वो लेक्चर जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा मुझे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। सिमिलरली पार्ट 6 के अंदर आपका क्या आता है, वो आता है स्टेट्स, और उसमें चैप्टर 1 आपका जनरल है, ठीक है। चैप्टर 2 से आपका स्टार्ट होता है द एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव में वही जो यहाँ पे प्रेजेंट पड़ा है, वहाँ गवर्नर था, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं वाइस गवर्नर आएगा, नहीं, वहाँ पे ये बॉडी अलग से यूनियन के लेवल। पीएम को साथ हमने सीएम को कंपैरेटिव पढ़ा था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल की जगह हमने स्टेट का भी पढ़ा था, अटॉर्नी जनरल की जगह हमने एडवोकेट जनरल पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। CAG यहाँ पे होता है, यहाँ पे अलग से CAG नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चैप्टर 3 जो आता है आपका बेसिकली वो किससे डील करता है, दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, यानी कि राज्यों की विधायिका जो कानून बनाती है। चलिए, तो अब हम इस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे पार्ट 6 के अंदर। इसके बाद जो है आपका मान के चलिए यहाँ पे बस हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बचेंगे, फिर आपका पार्ट 5 और इधर से सुप्रीम कोर्ट बचेगा, पार्ट 5 और पार्ट 6 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और आपका मैं कहूँगा कि 70% जो पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी इन पार्ट 6 तक। उसके बाद जो है छोटे छोटे इश्यूज बचेंगे, जो पॉलिटी आपकी मैं मैक्स जो 3 या 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जो आपकी पॉलिटी खत्म, और फिर जो है आपका इकोनॉमी को हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं अभी सबसे पहले, जब मैंने आपको पार्लियामेंट बताया था उसमें आर्टिकल डिस्कस किया था 79 से लेकर 122, ठीक है। क्या सर, एक इंग्लिश एक हिंदी है, 79 से 122, देखो 79 से 122 यानी 79 से लेकर 122 आर्टिकल्स किससे डील करते हैं, आपके पार्लियामेंट से, क्लियर है। और क्या किस में आता है, पार्ट 5 में। बस इतना आपको याद हो गया ना, तो आप जो गैस वर्क बड़े आराम से कर सकते हो एग्जाम में। अब बात आती है पार्ट 6 के अंदर क्या आता है आपका, स्टेट लेजिस्लेचर, जो आज का हमारा टॉपिक है। यही मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, अभी तक हमने क्या करा, रिकैप किया थोड़ा सा जो पढ़ा अब तक। पार्ट 6 के अंदर अब ये बात करता है आर्टिकल नंबर 168 से लेकर के और 212, 168 से लेकर 212 जो अनुच्छेद आपके, वो किसके डील करते हैं, स्टेट की लेजिस्लेचर से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखो मैं क्यों बताता हूँ ये चीज़ें,
अगर आपको ये याद होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इससे रिलेटेड है, तब भी आप क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, इतना मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर आपको ये याद होगा ना, पार्ट 6 के अंदर 168 से 212 किससे डील करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, तो आप जो गलती करने के चांसेस है मैं कहूँगा 90% कम हो जाएंगे। वो होता यही है कि जब हम उसको रेंज में लर्न नहीं करते ना, आर्टिकल एक एक आप कभी लर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक एक आर्टिकल को, और पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि आप लॉयर नहीं हो, आपको लॉयर बनना भी नहीं है। हम तो जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जस्ट आपको रेंज पता होनी चाहिए। रेंज पता है तो आप ना बड़े आराम से गैस वर्क लगा सकते हो। चलिए, तो हम अब बिगिनिंग करते हैं सबसे पहले अपने आर्टिकल नंबर 168 से। आर्टिकल नंबर 168 क्या बोलता है? इट सेज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स। हर राज्यों के अंदर अपनी खुद की एक क्या होनी चाहिए, विधायिका होनी चाहिए जो कानून बनाने का काम करती है। तो अब देखिए बात आती है स्टेट लेजिस्लेचर मिलता है किससे, किससे बन के मिलता है? पार्लियामेंट में मैंने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली मैंने तो पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, दैट इज प्रेसिडेंट, यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा, यही बताया था ना आपको, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों से, तो अब ये स्टेट लेजिस्लेचर है, ये श्रीलंका नहीं है, एसएल, एसएल का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। कभी आप सोचो क्रिकेट देखने वाले श्रीलंका लिख दिया सर ने होता है जब आप क्रिकेट देखते हैं ना, तो वहाँ पे ना एसएल लिखा हुआ है, एसएल। अच्छा चलो, यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हो गया। पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में फर्क है। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में आप यहाँ पे तो देखो 2 हाउस फिक्स है आपके, राज्यसभा और लोकसभा होंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है और यहाँ पे गवर्नर है, ठीक है। ये 3 जो है ऑर्गन्स होते हैं किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन ये जो बॉडी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जरूरी नहीं है हर स्टेट में हो। ये 2 चीज़ें तो आपको मिलेंगी, गवर्नर और असेंबली, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम हिंदी में बोलते हैं जैसे कि हाँ विधानसभा, मैं राज्यसभा में लिखने वाला था यहाँ पे, दैट इज विधानसभा, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विधान सभा, क्लियर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में बोलते हैं हम विधान परिषद। हालांकि ये वर्ड्स हिंदी में इंग्लिश में भी आपको एज इट इज में लिखें, ठीक है, विधान परिषद। चले, तो अब बात आती है, ये जो है ना आपके 22 जो ऐसे स्टेट्स हैं जिसके अंदर ये वाली आपको एज इट इज मिलेगी, गवर्नर और असेंबली, ठीक है, यानी कि गवर्नर और उसके साथ उसकी विधानसभा, ठीक है, राज्य की। लेकिन विधान परिषद जो है अभी आपकी फिलहाल कितने 6 राज्यों में है, 6 स्टेट्स। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 आपका रहता है, जब आप इंडिया का मैप देखोगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ठीक नीचे कौन सा स्टेट आ जाता है? गोवा तो छोटा सा है, लेकिन बड़ा स्टेट की बात कर रहा हूँ, दैट इज कर्नाटका। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ KT के, कर्नाटका। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर हम देखते हैं इधर साउथ में, तो एक तो आपका आता है आंध्र प्रदेश, एक आता है तेलंगाना, ठीक है, ये भी आपस में क्या है, साथ साथ चिपके हुए हैं। तो ऐसे याद रख लो, जो साथ साथ जुड़े हुए हैं वही वही है। देखो महाराष्ट्र कर्नाटक जुड़े हुए हैं तो 1, 2, आंध्र प्रदेश मैंने अच्छा सो कर, मैं खुद ही अब इसको तमिलनाडु बोलने वाला तो मैं चेंज कर देता हूँ। तो तेलंगाना लिखा है यहाँ पे, TLN लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तेलंगाना, दैट इज 4th। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में एक साथ दूसरे के जुड़े हुए, तो ऐसे याद रख लो। उसके बाद 5th और 6th, एक तो है आपका बिहार, ठीक है, और दूसरा है यूपी। ये भी क्या है आपके आपस में जुड़े हुए, भाई बिहार और यूपी आपस में ऐसे जुड़े हुए ना, कभी इंडिया के मैप देखो अच्छे से, तो आप इस तरीके से याद रख लो जो जो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, जो स्टेट जिससे, तो उसी के साथ आपकी क्या है उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे महाराष्ट्र कर्नाटका ऊपर नीचे है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना ऊपर नीचे है, बिहार यूपी ऐसे बगल में है, आमने सामने, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख लो, ये 6 राज्य है जिसके अंदर क्या है आपकी विधान परिषद है। बाकी 22 राज्य जो बचे उनमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपकी विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो यही आपका आर्टिकल नंबर 168 अनुच्छेद नंबर 168 यही बोलता है कि आपको हर राज्य की क्या है, आपको एक लेजिस्लेचर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अब बात आती है जो हमने बात की है इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसमें ये भी प्रावधान दिया गया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों नहीं है, यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है कि सब में काउंसिल क्यों नहीं दी है और किसी किसी में काउंसिल है और किसी में नहीं, ऐसा क्यों है भाई? या तो सब में हो, जैसे आपका यूनियन लेवल पे क्या है भाई, लोकसभा है और राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? रीजन बिंग, देखिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस टाइम इस पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट भी हुई थी काफ़ी ज़ोर से, लेकिन रीजन बिंग आपको पता है, अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओगे तो उसमें मेंबर्स भी होंगे, मेंबर्स को अलग से आप क्या हो, पार्किंग फैसिलिटी होगी, ठीक है, हाउस के बिल्डिंग का साइज़ बढ़ेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बढ़ेगा, सैलरीज जाएंगी, पेंशन जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा यानी कि बजट का खर्चा बढ़ जाएगा। अब हमारा देश जब आज़ाद हुआ था
तो राज्यसभा तो जरूरी थी उस टाइम, लेकिन राज्यों को ये बोला गया भाई अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, फंड है, आप बढ़ा सकते हो। इसके लिए प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नंबर 169 में, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 169 में ये डाल दिया गया है। जिस स्टेट को ये लगता है कि भाई हमें मजबूरन मतलब लगता है कि भाई हमारे पास इतने फंड नहीं है, पैसे नहीं है, तो हम जो है इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे और हम इसको हटा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिबेट में जब कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स हुई थी तो उसमें ये बोला गया था कि भाई आप परमानेंट सबके साथ कर दो ना। तो यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी की टीम जो थी उन्होंने बोला देखिए हर स्टेट के ऊपर हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम लगा दें। अब मान लीजिए जैसे बिहार जैसे जो स्टेट है, आज भी अगर हम जीडीपी उनकी देखें बिहार स्टेट की तो वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र जो है वो उसको अफोर्ड कर सकता है, सेकंड हाउस को, उसकी सैलरी वगैरह सब कुछ निकाल सकता है। लेकिन अब जहाँ बिहार है जो पूरा जो है यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, आप देखेंगे जब फाइनेंस कमीशन करेंगे तो फाइनेंस कमीशन के अंदर ना क्या होता है, वो 5 ईयर्स की अपनी रिपोर्ट देते हैं, उसमें वो स्टेट्स का बंटवारा करता है कि किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा यूनियन से। तो बिहार जो है मोस्टली सारा डिपेंड करता है आपकी यूनियन से कितना पैसा आ रहा है, ठीक है। उनका खुद का अपना जो रिसोर्सेज है, अपना जीडीपी है, ठीक है, वो इतना मतलब बहुत ही स्टेट का जीडीपी बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर मान लीजिए बिहार को भी ये बोल देते, ठीक है, हालांकि बिहार की अभी तो है अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स से चलो झारखंड लगा लेते हैं, ठीक है, या चलो उड़ीसा लगा लो। अब जो राज्य ऑलरेडी गरीब हैं उनके अंदर आप ये काउंसिल लगाओगे तो उनके पास तो ऑलरेडी इतना बर्डन है, ठीक है, तो खर्चा किस लिए बढ़ाना है। अगर स्टेट को लगता है कि हमें अपने पास मेरे पास इनफ रिसोर्सेज हैं तो वो बना सकता है, तो इसलिए इसमें ये अब डाल दिए गए, ठीक है, क्लॉज आर्टिकल 169 के अंदर ये लिखा हुआ है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें ये बोला गया आप जो है खत्म भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए बिहार के अंदर अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, महाराष्ट्र में भी है, अगर ये राज्य चाहें तो इनको खत्म भी कर सकते हैं क्योंकि ये बोला गया है। दूसरा, अगर आप चाहते हो, अब मेरे पास नहीं है, मेरे पास उस टाइम फंड नहीं था जब देश आजाद था, लेकिन आज मेरे पास फंड है और मैं चाहता हूं कि मेरा जो बिल बनाने का काम है, कानून बनाने का राज्य के अंदर, वो अच्छे से हो, तो उसके लिए मुझे दूसरा हाउस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बना भी सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो है इसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, कैसे बना सकते हो, कैसे वो कर सकते हो, ठीक है। देखिए होता क्या है, आर्टिकल 169 डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, 168 तो हमने देख लिया, 169 डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये बोला गया है आर्टिकल 169 के अंदर कि मान लीजिए जिस राज्य के अंदर अभी मान लीजिए लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो चाहता है कि मैं इसको अबॉलिश करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, हटाना चाहता हूँ, सिर्फ एक विधानसभा रखूंगा और बाकी नहीं, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जो अपने असेंबली है उसके अंदर वोटिंग करेंगे, ठीक है, आप एक बिल लेके आएंगे उसको कैंसिल करने के लिए। बिल कैसे होगा, उसके अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक लेक्चर मैंने जो है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था जो आपका लेक्चर, उसमें मैंने मेजॉरिटी, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी सारी डिस्कस की थी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी और जो आपका सिंपल मेजॉरिटी, इनमें फ़र्क क्या है, ये सारा एक एक पॉइंट मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो उसमें ना अगर आपको नहीं पता चले, कोई अगर मान लो इसमें बहुत से बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहती है, स्पेशल मेजॉरिटी कौन सी होती है, इफेक्टिव मेजॉरिटी कौन सी होती है, तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा आप उस लेक्चर को जरूर देख लेना। चलिए, तो स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, इसमें बोला गया सबसे पहले 50% +1 आपके मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए, उसके अंदर से भी 2/3 जो मेजॉरिटी आपकी फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। अगर इस मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो उसका बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, यानी कि इसमें दो कंडीशन देखनी है, 50% +1 क्या प्रेजेंट है हाउस के अंदर, आप बोलोगे हाँ है। अब जो प्रेजेंट है जब वोटिंग होगी तो उसके अंदर से 2/3, ठीक है, यानी कि 66 या 67% जो लोग हैं आपके फेवर में होने चाहिए, ठीक है, इसको अबॉलिश करने के काउंसिल को। अगर इससे पास हो जाता है उसके बाद ये जाएगा आपका किसके पास, जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट हमारी संसद, वहाँ पे। अब पार्लियामेंट जो है जरूरी नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं बनती कि उसको 1 महीने में 2 महीने में इसको क्लियर करना, नहीं, वो अपने पास होल्ड कर रख सकती है। अब जैसे वेस्ट बंगाल ने अभी एक रिक्वेस्ट डाली है, ठीक है, ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि हमें जो है अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है, दूसरा हाउस बनवाना है। तो इसके लिए उन्होंने अपना अभी रिसेंटली, कल की ही न्यूज़ है, आज के न्यूज़पेपर में आ रखी है कि उन्होंने जो है काउंसिल बनवाने के लिए पूरे 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर लिया है, ठीक है। तो लेकिन अब इसमें ये बोला गया है कि अगर यहाँ से हाउस से पास हो गया है, अब ये जाएगा पार्लियामेंट में। तो जो उनके ऑपोजिशन लीडर हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने ये बोला कि आप खुश मत होइए, अगर आपने अपने असेंबली में पास किया ना, पार्लियामेंट ने थोड़ी एक्सेप्ट किया इसको, पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट भी कर देगी। अगर पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी जो है काउंसिल नहीं बनेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे पार्लियामेंट ने अगर रिजेक्ट कर दिया तो जरूरी थोड़ी आपकी काउंसिल आपकी वो खत्म हो जाएगी। आपने जस्ट ये है अपने हाउस से ये ड्यूटी पूरी कर दी कि भाई हमारे सारे मेंबर चाहते हैं एज ए MLA, हम चाहते हैं कि ये हाउस खत्म हो जाए, तो इसलिए जो है आपको ये बिल पास करना है, तब पार्लियामेंट में जाएगा।
पार्लियामेंट में अब जो है डिपेंड करता है कि आपका जो यूनियन के साथ कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे मार्च इसी साल में मार्च में इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल के अंदर, और हुआ का रिजल्ट उल्टा आ गया, ठीक है। जो पार्टी जीतनी चाहिए थी वो नहीं जीत पाई, लेकिन जो ममता बनर्जी की पार्टी वही जीत गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे टसल्स चल रहे हैं स्टेट और यूनियन, ये इसमें एक लेक्चर आएगा आपका यूनियन और स्टेट के रिलेशंस के बीच में, तो उसमें मैं आपको थोड़ा सा जो कहते हैं ना, ये हालांकि थोड़े से पॉलिटिकल नेचर की चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें जो है न्यूट्रल होकर समझना है पर्सपेक्टिव को, चीज़ें काम कैसे करती है। देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक होता है जो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को समझता है और उसको देखता है कि हाँ जो सर ने बताया है ऐसा ही कुछ जो हमें न्यूज़पेपर में मिल रहा है, और उससे वो नॉलेज लेके और अपना बस काम करता है। दूसरा होता है कि नॉलेज को छोड़ के अच्छा इन्होंने बोला कैसे ऐसे, ठीक है, तो क्या करते हैं वो जस्ट और जस्ट अपना जो मेन फोकस है उसको लूज करके वो दूसरी चीज़ों में हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है, कि सबसे पहले जो रिलीजन के नाम पे फाइट्स होती हैं उनसे आपको दूर हटना है, ठीक है। दूसरा और भी बहुत सारे जो हमारे सोशल मीडिया आप देखेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज चलते रहते हैं, तो आपको जो है उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना है, सिर्फ स्टडी पे फोकस कीजिए। अब अगर मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है, मान लो किसी पार्टी का मैं नाम भी ले लेता हूँ, तो होता क्या है कि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा जो है कोई बायस है उसके साथ, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मुझे ये मान के चलो आज तक 2 साल हो गए, ठीक है, मैं घर से बिल्कुल बाहर ही नहीं गया, तो बायस तो कहाँ, ठीक है। अपना ये है घर के अंदर ही रहो, ठीक है। अभी जैसे ऑलरेडी आपको लगता है कि कोविड जैसे नॉर्मल हो गया, सिचुएशंस नॉर्मल नहीं हुई, अभी याद रखना थर्ड वेव अभी से आने वाली है, तो जिसमें बोलते थर्ड वेव इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है। बट एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट वेव के बाद भी यही बोला गया था कोविड गया, इस साल जनवरी में यही बोला गया था हम अब जो है इंडिया तरक्की पे जाएगा, ठीक है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हंसने की बात नहीं है, थोड़ा सीरियस होने की बात है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, होता क्या है कि बच्चे जो है इसको थोड़ा सा दिल पे ले लेते हैं कि सर आपने जो है ना हमारी पार्टी को ऐसा बोल दिया। बेटा पार्टी जो है ना ये किसी की नहीं होती है, ठीक है, याद रखना, पॉलिटिकल पार्टीज किसी की नहीं होती। आप लोग एक चीज़ याद रखना, आप डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं, आपको हक है क्वेश्चन पूछे अपने पार्टी से, ठीक है, जो आपके लीडर है उनसे आप क्वेश्चन करो। भाई आपने लाइसेंस दिया उनको सिर्फ गवर्नमेंट रन करने के लिए, बाकी आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, प्रेम्बल में क्या लिखा है, वी द पीपल, आप इसी से स्टार्ट करते हो, वी द पीपल, तो इट मीन्स अथॉरिटी कौन है भाई, हम लोग ही तो है, हम ही तो पावर दे रहे हैं, जो हमारे लिए कानून बना रहे हैं उनको अथॉरिटी कौन दे रहा है, हम ही तो दे रहे हैं। तो आपका जो आरटीआई जो पावर है वो इसलिए तो दी है कि आप क्वेश्चंस करो, अगर नहीं मिल रहा, डायरेक्ट नहीं मिल रहा तो आरटीआई डालो, इनडायरेक्टली लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम क्या करते हैं इनको, तो ये जो नॉलेज वाली बातें इनको छोड़ देते हैं और जो है ऐसे डिबेट्स जो मतलब होती हैं इनमें घुस जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता है। और जस्ट एक एज के बाद फिर हमें ना रिग्रेट होता है कि यार टाइम हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक है। चलिए, तो ये मैं आपको बता रहा था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसके अंदर जो है ना आपको ये याद रखना, असेंबली पास करेगी 2/3 मेजोरिटी वाली से, जिसमें आपका 50% +1 मेजोरिटी मिलेगी, प्लस 2/3 मेजोरिटी भी फेवर में होनी चाहिए। इससे पास होने को हो जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट जो है थोड़ा सा टाइम लगाती है, डिपेंड करता है रिलेशन कैसे आपके स्टेट के साथ, ठीक है। अगर अच्छे हैं तो वो साथ कर देगी, नहीं तो थोड़ा सा लटका के करी, और कुछ नहीं है। अगर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट चेंज होगी और उधर से स्टेट में जो नई गवर्नमेंट है उसके साथ अच्छे बनते हैं तो वो कर देगी काम, बस ये है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मान लीजिए असेंबली बनवानी है, जैसे अभी वेस्ट बंगाल ने जो है अपना बिल पास किया है, ठीक है, तो अब बनवानी है तो उसके लिए भी यही प्रोसेस है, आप अपने हाउस से पास करवाइए, उसके बाद पार्लियामेंट को दीजिए। पार्लियामेंट है, डिपेंड करता है पार्लियामेंट कितने दिन में उसको पास करके उसको आपको अलाउ करती है, ठीक है। चलिए, तो ये है हमारा आर्टिकल नंबर 169। 168 में हमने देखा कि लेजिस्लेचर होगा, ये बोला गया। लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउस होने चाहिए नहीं होने चाहिए वो डिस्कस करते हैं 169 में, मर्जी आपके ऊपर, स्टेट पे छोड़ दिया, ठीक है। अब बात करते हैं 170 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर की कॉम्पोजिशन क्या होगी, हमारे संविधान में क्लियरली बोला है। पार्लियामेंट में तो बोल रखा था कि 552 जो है लोकसभा के मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है और 250 जो है राज्यसभा की हो सकती है, यही बोला था ना मैंने आपको पार्लियामेंट के लेक्चर में। लेकिन यहाँ बोला गया है जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके अंदर 500 से ज़्यादा तो सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, याद रखना, नॉट ग्रेटर देन 500, ये नहीं होना चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 500 हो सकते हैं बट उससे कम भी हो जाएंगे, लेकिन 500 से एक नहीं हो सकता, 501 नहीं हो सकता, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 500 बट नॉट लेस देन 40, ठीक है। 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, नहीं जस्ट 40 नहीं 60 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 60 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 60 से कम है तो वो नहीं माना जाएगा, आपको एटलीस्ट 60 तो होने चाहिए। तो ये याद रखना है, ये आपको बैंडविड्थ याद रखना है, 60 से लेके 500 की स्ट्रेंथ हो सकती है। 60 से 500 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है, बट 60 से कम नहीं,
देखो 60 से कम नहीं और 500 से ज़्यादा नहीं, ये आपकी याद रखने है। हमारी जो विधानसभा उसमें संविधान में साफ साफ बोला है कि ये स्ट्रेंथ वेरी कर सकते हैं राज्य से राज्य। कोई छोटा राज्य है तो उसकी मान लो 65, जैसे हरियाणा छोटा स्टेट है तो उसकी 90 सीटें हैं। वहीं यूपी है 403 सीटें, 500 से कम ही है बट 403 है। राजस्थान है हरियाणा से तो बड़ा ही है फिर भी, तो 200 सीटें है। ऐसे ही आपका लेट से पंजाब है, हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उसकी 117 सीटें है। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं बट जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं पंजाब में रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि 117 सीटें वहाँ पे, 117 सीटें हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे ये बोला गया है जो कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसके अंदर सिमिलरली आर्टिकल 171 भी डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। ये 168, 170, 69, 70, 171 जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसके लिए क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि 1/3 से, ठीक है, मान लीजिए मैं ये हरियाणा की एग्जांपल ले रहा हूँ। हरियाणा की स्ट्रेंथ अभी 90 MLA की, ठीक है, 90 सीटें हरियाणा के अंदर विधानसभा के अंदर। हालांकि यहाँ पे आपकी क्या है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है हरियाणा में, ठीक है। तो मैं सिर्फ एग्जांपल देने के आपको समझा रहा था कि ईजी हो जाए। देखिए 1/3 ये बोला है कि 1/3 से ज़्यादा जो है, मान लीजिए इनकेस कभी हरियाणा के अंदर ये सिचुएशन बन जाए कि हमें जो है ना अपनी विधान परिषद भी बनानी है, ठीक है, सेकेंड हाउस, तो ये बोला गया है कि 90 सीटें है ना, उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी किस में, विधान परिषद के अंदर। जो सेकेंड हाउस अगर आप बनाना चाहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का, परिषद HAD, ठीक है, तो इसके अंदर आप 1/3 से, मान लो इसका 1/3 निकालोगे 90 का, तो आप बोलोगे सर 30 आ जाएगा। तो 30 से ज़्यादा बोला गया है कि जो है आपका नहीं होना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन और बोली गई है, इन केस अगर किसी राज्य के अंदर 40 से कम सीटें आती हैं, लेस देन 40, जैसे अभी हरियाणा के केस में 30 बन रहा है, तो इस केस में 40 तो होनी ही चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई बोला क्या है 1/3 होनी चाहिए, लेकिन एक तो याद रखना आपको, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया था 1/4। जब आपका संविधान बना था 1950 के अंदर बन के तैयार हो गया था, तो ये बोला गया ओरिजिनल में कि 1/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको बाद में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको अमेंड किया गया 1956 में। ये बोला गया कि 1/4 की जगह इसको हमने चेंज कर दिया 1/3 में अब, ठीक है। तो अभी जो है आपको 1/3 याद रखना है। बट मैं यहाँ आपको क्यों बताया, हो सकता है क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है वो बना दे भाई सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ 1/3, बट भाई बिगिनिंग में हमको पता 1/4 था, लेकिन ये 1956 से 1/3 चल रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, अगर 40 से कम गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीटें, अगर मान लीजिए असेंबली, मैंने विधानसभा की स्ट्रेंथ देखी, हरियाणा के अंदर 90 है, 1/3 किया, आपने बोला 30 आया, लेकिन वो तो 40 से कम हो गया। तो ये संविधान में बोला है अगर किसी के अंदर 40 से कम जाता है तो आपको 40 तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस ये आपको क्या था लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉम्पोजिशन बता रखा है। अब बात आती है कि इनके अंदर जो मेंबर्स हैं इनका इलेक्शंस कैसे होता है, ठीक है। तो बात आती है जब विधानसभा की यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसमें तो है डायरेक्ट इलेक्शन एडल्ट सफरेज के थ्रू। लेकिन जब मैं बात करता हूँ किसकी, काउंसिल की, वहाँ होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हालांकि वो आर्टिकल के तहत नहीं आएगा यहाँ पे, लेकिन मैं भी जस्ट समझा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, सीटें पढ़ी है, तो सीटों के साथ हम इलेक्शन भी देख लेते हैं। देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बोला गया है डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, पार्लियामेंट के केस में जब एमपी का इलेक्शन बताया था मैंने, सेम वही प्रोसीजर चलेगा, स्टेट को टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जैसे एमपी के अंदर जो एमपी के इलेक्शन में क्या होता है, स्टेट की जो टेरिटरीज है, अब 10 सीटें, तो उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर 10 टेरिटरीज जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ये 10 सीटें जो है, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ हरियाणा की, हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की, तो 10 सीटों के अकॉर्डिंग उसको टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। एक एमपी के नीचे कितनी टेरिटरीज, कितना एरिया आएगा, ऐसे ही एक एमएलए के नीचे कितना एरिया जो है वो आएगा, वो है उसकी टेरिटरी डिस्ट्रीब्यूट कर देते। ये काम किसका होता है, डिलिमिटेशन कमीशन का, जो कि इलेक्शन कमीशन करवाता है। अब ये सब होने के बाद फिर जो है इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन कराता है, सारे पर्चे छपवाता है, ठीक है, सब कुछ करता है। पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ इस पार्ट को। अब इलेक्शन हो गया, विनर हो गया, उसके बाद विनर जो है, जो जीतता है वो ओथ लेता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 188 में बोला गया, आर्टिकल 188 के अंदर क्या बोल रखा है, ओथ। ओथ क्या, शपथ। जो भी व्यक्ति जीतेगा वो क्या है, ओथ लेगा, और ओथ इनको कौन दिलाता है, दैट इज गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इनको ओथ दिलाता है। अब यहाँ पे जो इनका मान लीजिए जिस पार्टी का
मान लो मेजोरिटी आई है, उसका जो लीडर होगा वो हमारा क्या बन जाता है, सीएम। ये हमने सीएम के अंदर डिस्कस किया था सीएम कैसे बनता है, लेकिन सीएम का प्रोसीजर नहीं बता रहेगा सीएम कैसे इलेक्ट होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें मैंने आपके गवर्नर की डिस्कशनरी पावर भी बताई थी। ये सारे लेक्चर जो है ना पीछे के, ये क्या था, हमने बेस बनाया। अभी मैं जस्ट एक बिल्डिंग बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आपका बेस वीक है तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स को जाके चेक करो, उनको स्टडी करो, अपने नोट्स बनाओ, और उसके बाद इस लेक्चर पे आओ। इससे क्या होगा कि आपका जो अभी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हो तो माइट भी हो सकता है आप ये सोचो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका जो है ऐसा ही है, मैं पढ़ाता हूँ संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। होता है क्या है, बुक्स में जो है ना आपको एज इट इज नहीं मिलेगा, आपको आगे पीछे मिलेगा, ओथ कहीं दे रखी हो कहीं कुछ, तो उसमें होगा क्या, आपके माइंड में एक क्लियर पिक्चर नहीं बनेगी कि संविधान में ये टॉपिक कहाँ आता है। अगर आपको संविधान के अकॉर्डिंग याद होगा ना, गारंटीड है एग्जामिनेशन में आप जब जाएंगे तो आपको ये प्रेशर फील नहीं होगा यार आर्टिकल 188 ये कहाँ था, नहीं मुझे तो पूरा याद है, पूरी पिक्चर क्लियर है मेरे माइंड में, तो ठीक है, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। चलिए, तो यहाँ पे ओथ की बात हो गई, जो जीता है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होगा। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या बोल रखा है, यहाँ बोल रखा है इसके जो इलेक्शंस होंगे वो होंगे आपके कैसे, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट होंगे। उससे पहले यहाँ पे आगे बढ़ूँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपको, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रोविजन था जो अभी 2020 के अंदर उसको हटा दिया गया है, वो ये कि एक सीट जो है वो नॉमिनेशन के थ्रू गवर्नर अपॉइंट करते हैं एंग्लो इंडियन को, ठीक है, गवर्नर को एक पावर दी गई थी। एंग्लो इंडियन जो है, अब एंग्लो इंडियन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बस 1-2 मिनट लगे बता देता हूँ। एंग्लो इंडियन होता है कि मान लीजिए जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, यहाँ के लोकल जो गर्ल्स होती थी उनके साथ मैरिज करते थे और जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब मान लीजिए जो वो संतान पैदा हुई है, चाहे वो बॉय है गर्ल है, तो वो क्या कहलाएगी, एंग्लो इंडियन। क्लियर, कहने का मतलब ये है या तो माँ अंग्रेज है और फादर यहाँ के लोकल है, तो उसकी जो संतान होगी उसको बोलेंगे एंग्लो इंडियन, या फिर फादर अंग्रेज है और माँ यहाँ की लोकल थी, तो उसको जो आगे की संतान होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। याद रख लो ऐसे, ठीक है, सिंपल है। अब बात आती है यहाँ पे जो 104th अमेंडमेंट हुआ था, 104 संशोधन जो किया हमने 104th, उसमें बोला गया कि 70 साल पूरे होने के, संविधान के बनने के 70 साल जब पूरे हो जाएंगे, एंग्लो इंडियन हम वो वहाँ तक इसको रिजर्वेशन देंगे, उसके बाद नहीं। तो 70 साल जो है 2020 में पूरे हो गए, ठीक है। हालांकि ये डायरेक्टली ये नहीं बोला कि ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बोला है 70 साल जब पूरे हो जाएंगे देश के संविधान को लागू हुए, तो 70 साल के बाद जो है इसका एक्सटेंशन 10 साल नहीं बढ़ाया। जैसे SC/ST का जब हम देखते हैं उसमें क्या होता है, हर 10 साल बाद 10 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन इसमें जो है 10 साल का एक्सटेंशन नहीं दिया, यहाँ पे 70 साल रखा। यहाँ पे जो इसको एक्सटेंशन देगा 80 ईयर्स कर दिया कि संविधान लागू होने से लेके 80 साल तक SC/ST को जो विधानसभा है उसमें आपका रिजर्वेशन रहेगा सीटों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 70 साल बोला तो 70 साल 2020 में हो गया, तो अब एंग्लो इंडियन का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे जो गवर्नर अपॉइंट करते थे, नॉमिनेट करते थे, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो बेसिकली क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या है कि आप जो है आपकी जो मान लीजिए उसमें ना कुछ पैरामीटर्स होंगे, कैसे मेंबर्स चूज होंगे, वो भी डिस्कस करेंगे कि करिए। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन सा, जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है बाय ट्रांसफरिंग सिंगल वोट मेथड, ठीक है, उसके थ्रू आपकी वोटिंग होगी। अब इसमें ना आपको याद रखना है कि आपको मैंने बता दिया 40 सीट्स आपकी मिनिमम होनी चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर इससे ज़्यादा जा रही है, ठीक है, तो आपको याद रखनी 1/3 से ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए, और 1/3 किसका, विधानसभा का, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ कंडीशंस हैं जो मेंबर्स की आपको याद रखनी है, जो हमारे उसमें राज्यसभा से अलग है इसमें, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट से अलग है। वो क्या है वो देखते हैं। इसमें बोला गया है जो व्यक्ति, अगर किसी स्टेट के अंदर विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति MLC बनना चाहता है, ठीक है, आपको ये तो पता है ना MLA MLC क्या होता है, एक लेक्चर में मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। MLC देखिए, MLA, LA का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और M से मेंबर, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का सदस्य। MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद का सदस्य, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो आप मैं बात कर रहा हूँ MLC की। अगर आप मान लीजिए आपके राज्य के अंदर क्या है MLC लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अब आपको उसका सदस्य बनना है, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कंडीशन क्या है कि आप इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है, लेकिन उसमें कैसे 5/6 जो मेंबर होते हैं, ठीक है। लेट्स से मान लो मैं 40 ही लगा लेता हूँ, ठीक है, चलो ये कैलकुलेशन इजी नहीं करेंगे, इसको 42 कर लेता हूँ कि चलिए 42 जो सीटें हैं किसी
स्टेट के अंदर, उसके अंदर सेकंड जो हाउस है, मैं चलो महाराष्ट्र की एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, हालांकि इससे ज़्यादा हो सकती है, बट मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि लेट्स मान लेते हैं, जैसे मैथ्स में कहते हैं लेट अस सपोज, कि थ्योरम करते हैं ना कि लेट अस सपोज एक्स इज ये, वाई इज ये, ठीक है, ऐसे करके। तो मान लेते हैं भी महाराष्ट्र के अंदर 42 सीटें है। अब इसका 5th 6th निकालोगे तो 42 का 5th 6th निकालोगे, इतना तो आपका अर्थमेटिक सही होगा ना, तो ये इसे कट होकर 7 आ जाएगा और 35, तो 5 6 यानी कि जो 35 सदस्य होंगे वो तो आपके जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे, इलेक्शन होगा इनका इनडायरेक्टली। अब बचा 1/6, उसका क्या है, उसका गवर्नर जो है नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 मेंबर। अब जब आप इसको जोड़ेंगे 5 6 और 1/6 तो आंसर इज 1, क्योंकि आपको पता है 1 हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को। तो ये क्या बन गया आपकी 5 6 दिए 1/6 दिए, इसको जब जोड़ोगे 35 ये और बाकी कितनी सीटें बच गई 7, वो आपके यहाँ से आ जाएंगे गवर्नर के नॉमिनेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको ऐसे याद रखना है। अब इसमें बात आती है कि अब ये जो 5 6 है इसका डिवीजन कैसे होगा। देखो इसमें बोला गया 1/3 जो आपके MLC होंगे वो कैसे होंगे, उनके लिए एक इलेक्टर जो कहते हैं ना इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, वो क्या होगा 1/3 आपके लोकल जो बॉडीज होती हैं, आपके 1/3 सदस्य जो है वो लोकल बॉडी से आएंगे, जो आपके राज्य के अंदर लोकल बॉडीज है वो अपॉइंट करेंगे उसको, ठीक है, इलेक्ट करेंगे। कैसे लोकल बॉडीज होगी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गए या म्यूनिसिपैलिटीज होगी, ये जो है ये वोटिंग करेंगी, ठीक है। उसमें से जो विनर होगा वो 1/3 वहां से आ जाएगा। फिर ऐसे ही बोला गया 1/3 जो है ये आपका कौन होगा, 1/3 इसमें बोला गया है जो आपके स्टेट के अंदर, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसी के सदस्य, ठीक है, उसी के ही सदस्य मेंबर्स जो है वोटिंग करेंगे अपने ही सदस्यों को। अब मान लीजिए मैं हरियाणा के अंदर एज ए MLA के लिए इलेक्शन फाइट कर रहा था, बट मैं अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया, बट पॉलिटिकली मेरा जो फेस है मेरा काफ़ी अच्छा है, ठीक है, मेरी वैल्यू भी अच्छी है पॉलिटिकली। अब बट लक ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं हार गया इलेक्शन। अब मैं क्या करूँगा, MLC है, ठीक है, मेरे पास सेकंड हाउस है, तो उसके लिए जो है जो मेरे अभी फिलहाल जो मेरी पार्टी के जो सदस्य जीते वो क्या करेंगे, इनडायरेक्टली मुझको वोट दे डाल के, ठीक है, इलेक्ट करवा देंगे किसमें, जो सेकंड हाउस है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल उसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जस्ट अ सेकंड, क्लियर है। तो 1/3 आपका क्या आ गया, स्टेट की जो विधानसभा है उसके ही मेंबर आपके वोट करेंगे, बट उनको वोट करेंगे जो अभी फिलहाल सदस्य नहीं है, ठीक है, हालांकि पहले वो सदस्य रहे हैं लेकिन अभी वो फिलहाल इसके सदस्य नहीं है असेंबली के, उसको वोट करके जो है आपका काउंसिल का सदस्य बनवा देंगे। ऐसे ही लोकल बॉडीज के जो सदस्य है वो वहां से जो इलेक्शन फाइट करा होगा उसको वो वोट डालेंगे और 1/3 मेंबर आपके लोकल बॉडी से आएंगे। उसके बाद बोला गया 1/12 जो है यानी कि 1/12वां हिस्सा जो है वो आपका कहाँ से आएगा, जो कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस वहाँ से भी कौन से, जो ग्रेजुएट 3 इयर्स की जो ग्रेजुएशन होती है ना वहाँ से, उस लेवल के जो व्यक्ति हैं 3 इयर्स ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है वहाँ से आएंगे। तो ये क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की जो स्टाफ है, ठीक है, वो वोट डालेंगे और वहाँ से जो है आपके 1/12 मेंबर इसमें आ जाएंगे 42 मेंबर्स के अंदर। फिर 1/12 जो बचता है वो आपका कहाँ से आएगा, ये बोला स्कूल के जो टीचर्स हैं जिसको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस है टीचिंग का, लेकिन यहाँ पे ये बोला गया है स्कूल जो है वो आपका प्राइमरी स्कूल नहीं जो 5th क्लास है, नहीं, कम से कम सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 12th लेवल तक का स्कूल होना चाहिए। उसका जो टीचर है वो भी जो है आपका यहाँ पे आ सकता है और वोटिंग पहले क्या है वहाँ से जितने भी स्कूल आते हैं आपके स्टेट के अंदर वो वोटिंग डालेंगे और उसमें से जो सदस्य जीतेगा वो आपका कहाँ आ जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी विधान परिषद में। तो जब आप इसको जोड़ेंगे 1/3 1/3 1/12 1/12 तो देखो कितना आ जाएगा आपको 1/3 1/3 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम ले लो तो 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 + 4 1 + 1 तो 8 और 2 10 10/12, और आप जब इसको कट करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 5/6, यही हमने यहाँ स्टार्ट किया था 5/6 इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और उसका जो सेपरेशन है कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, 1/3 कहाँ से 1/3 कहाँ से 1/12 कहाँ से 1/12 कहाँ से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, तो उनको ना पॉलिटिक्स अगर मैं ऐसे सिंपल बोल देता 1/6 यहाँ से तो वो समझ में नहीं आता। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा करके बता दिया, कैलकुलेट करके कि भी देखो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 5/6 ही निकल जाएगा, और इसमें 5/6 के अंदर प्लस 1/6 जो गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, उसको जब ऐड करेंगे तो ये 6/6 बन जाएगा, यानी कि 1, और 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है 100% को, यानी कि कंप्लीट होल को, ठीक है।
अब बात आती है गवर्नर किसको नॉमिनेट करता है। जब मैंने पार्लियामेंट करवाया था तो आपको मैंने स्पेशल जोर दे के बताया था 4 चीज़ें, साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विसेज, ये बताया था। यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 5 चीज़ें का ध्यान रखना है। वो चीज़ें तो हैं जो मैंने आपको प्रेसिडेंट के केस में, पार्लियामेंट के केस में बताया था, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विसेज और आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, ये 4 तो है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका ये कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐड ऑन करना है। बस एक चीज़ इसमें अलग है, वो है कोऑपरेटिव मूवमेंट, कि अगर किसी ने कोऑपरेटिव अगर है, मान लीजिए जिसको कोऑपरेटिव बॉडीज का एक्सपीरियंस है, किसी को मान लीजिए अमूल है, उसका अगर कोई मान लो मेंबर है जिसको अच्छा नॉलेज है कोऑपरेटिव मूवमेंट की, तो वो भी जो है इसका आपका एमएलसी बन सकता है। अब बात आती है इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है। अब देखिए, अगर आपके पास एक ही हाउस है स्टेट के अंदर, दैट इज़ विधानसभा, विधान परिषद नहीं है, तो इससे होगा क्या कि मान लीजिए कुछ मेंबर जो हैं, अब आपने देखा यहाँ से स्कूल के टीचर भी आ रहे हैं, कॉलेजेस के भी स्टाफ आ रहे हैं, उसके बाद आपके लोकल बॉडीज के आ रहे हैं, तो एक वाइड एक्सपीरियंस मिल जाता है इनका। ये आपको सजेशन दे सकते हैं। देखिए बिल तो नो डाउट आप ला सकते हो, हमारी कोई वो नहीं है ना कि हम आपको रोक सकते हैं, बट वो आपको रीज़न बताएंगे। देखिए अगर ये लाएंगे तो इसके ये डाउनफॉल होंगे इस बिल के, तो इससे क्या होगा, आपका जो कहते हैं ना टाइम और मनी दोनों बचेगा। अदरवाइज क्या होगा, अब जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल पास एक्ट बना दिया, 75% जो है रिजर्वेशन दे दिया, जो हरियाणा के रेजिडेंट है ना प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको रिजर्वेशन दे दिया है कि आप जो है पहले हरियाणा के जो लोग हैं उसमें से 75% जो है सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी, आप उनको प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे एमएलसी बोल रहा हूँ, विधान परिषद होती तो उसके अंदर प्राइवेट मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, जो कॉर्पोरेशन के, तो वो आपको सजेशन देते हैं कि सर देखिए इसके नुकसान भी हो सकते हैं, तो क्या होता है ये बिल शायद ना भी आता। तो ये फायदे होते हैं और बाकी कुछ नुकसान भी होता है। मान ली कई बार ये लगता है कि ओवरलोड है, ठीक है, सेम वही चीज़ें रिपीटेशन है, तो ये आपको बस अपने अकॉर्डिंग आपको खुद सोच रहे कि नुकसान ज़्यादा है फायदे कम है। यही ही जो है आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको देखो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में खुद बनना चाहिए। आप मेंस तो तब लिखोगे ना जब आप पहले खुद उसके आंसर कर पा रहे हो, क्वेश्चन बना पा रहे हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। आर्टिकल 172 क्या बोलता है कि एक तो आपकी है विधानसभा और एक आपकी विधान परिषद। यहाँ पे मैं अभी हिंदी वर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि क्या होता है अगर मैं सिर्फ असेंबली बोलूँ तो बच्चों को थोड़ा सा ना इंग्लिश में कन्फ्यूजन हो जाएगी, जो हिंदी मीडियम बच्चे और इंग्लिश वालों को भी। असेंबली मतलब क्या, और कहीं पे काउंसिल बोल दूँ, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वहाँ पे जैसे मैं राज्यसभा और लोकसभा बोल रहा था, यहाँ पे मैं सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद बोलूँगा। सभा यानी कि जो आपका लोअर हाउस है, विधान परिषद यानी अपर हाउस जो राज्यसभा के बराबर है। अब देखिए आर्टिकल 72 कह रहा है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज, यानी कि कार्यकाल, कितने टाइम का जो है कार्यकाल होगा, ड्यूरेशन। अब देखिए जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें बोला कि नॉर्मली, मैं अगेन वर्ड थोड़ा सा एम्फेसाइज करूँगा यहाँ पर, नॉर्मली बोला मेरे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है 5 साल के लिए, नॉर्मली 5 साल वो काम करती है। बट इससे पहले अगर ये डिज़ोल्व हो गया तो वो पहले भी डिज़ोल्व हो सकता है। डिज़ोल्व कौन करेगा, यहाँ पे गवर्नर करेगा, वहाँ प्रेजेंट कर रहा था, यहाँ गवर्नर करेगा, ठीक है। अब ये हो गया है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का। बाकी और कोई चीज़ें नहीं है, बाकी जो आपने अगर लोकसभा का मेरा पार्लियामेंट लेक्चर किया है, बाकी सारे वही प्रोविजन सेम रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की। यहाँ पे बोला गया है जैसे राज्यसभा में मैंने बताया था वो परमानेंट हाउस है, डिजोल्व नहीं होता है, 1/3 मेंबर आपके जो है हर तीसरे साल जो उनकी वोटिंग होती है रिटायर हुए थे। अब यहाँ पे भी बोला गया है इट इज़ अ परमानेंट हाउस, अगर जिसमें बन गया है वो डिजोल्व नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिजोल्व, ये डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। अब इसका ही बोला गया 1/3 मेंबर, बट इसके चेंज होते रहते हैं, ठीक है। चेंज कैसे, यानी कि 2 साल कंप्लीट, उसके बाद हर तीसरे साल वोटिंग होती है, एवरी 3rd ईयर आपकी वोटिंग होती है, उसमें जो है आपके मेंबर चेंज हो जाते हैं। आपको ऐसे याद रखना बस, और कुछ नहीं है, बस ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो आपका राज्यसभा में प्रोविजन था वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हल्का सा कुछ शोर शराबा आ रहा हो, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा अभी बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो क्या छत से सारा मलबा नीचे फेंकने लग रहे हैं, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको वॉइस मिल जाए, तो कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो कोऑपरेट करना चाहिए हमें भी। अब ऐसा थोड़ी ना मैं जाके लड़ने लग जाऊँ है अगर उन्होंने भी पैसे दिए उनको काम करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आर्टिकल 173 डिस्कस करता है आपका क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 173 अनुच्छेद 173। देखिए क्वालिफिकेशंस सिमिलरली वही रहेंगी जो आपकी मैंने आपको पार्लियामेंट में बताई थी, कोई फर्क नहीं है, इसलिए यहाँ पे अब मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। आप बोलोगे सर आप जब करवा रहे तो करवा ही दो, बेटा बात ऐसी है, लेक्चर लंबा हो जाता है, ठीक है। ऑलरेडी बच्चों को मुझसे कमेंट मिले थे सर लेक्चर छोटे करवाया करो, ठीक है। तो
जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ यहाँ मुझे मेहनत करवाने की जरूरत है मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो आप क्यों ना पार्लियामेंट को एक बार अच्छे से देख लो, उसी लेक्चर को मल्टीपल देख लो, यहाँ पे जो डिफरेंस है मैं आपको करवाता चलूँगा। चलो, तो क्वालिफिकेशन आपको पार्लियामेंट से देख लेना, पार्लियामेंट जो मैंने बताई थी वही क्वालिफिकेशन यहाँ अप्लाई होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेशंस ऑफ द हाउस। आर्टिकल 174 बोलते हैं कि सेशंस कौन कौन से होंगे, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर मैंने आपको बताया था सेशंस, जैसे प्रोरोग हो गया, सम्मन हो गया, जो प्रेजेंट करता है, यहाँ पे गवर्नर जो है सम्मन करेगा, प्रोरोग करेगा टाइम टू टाइम। अब बात आती है जो आपकी जैसे हाउस जब काम करता है उसमें मैंने आपको बताया था एडजर्नमेंट सैनिटाई, प्रोरोग, ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन, फिर ये ऐसे टर्म्स मैंने डिस्कस किए थे। तो सिमिलरली यही काम जो है सारे आपके यहाँ पे स्टेट के अंदर भी होते हैं। अब बात आती है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये जो है ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये बेसिकली आपको मैंने बोला है 178 से लेकर के 187 जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 178 से लेकर 187 आपका किससे डील करता है, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं, ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, SLA मतलब स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, पार्लियामेंट के ऑफिसर्स में स्पीकर आया था, डेप्यूटी स्पीकर आया था, चेयरमैन आया था, डेप्यूटी चेयरमैन आया था, ठीक है। यहाँ पे भी वही आएगा, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। लेकिन आपको याद रखना है अगर आपके राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन नहीं आएगा, सिर्फ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर, दैट इज। अगर जैसे अगर आप महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, तो वहाँ पे जो है आपका चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन भी आएगा विधान परिषद में। अब बात आती है कि यहाँ पे जब मैंने आपको स्पीकर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ वही रहेगा, उनके ड्यूटी सब कुछ आपको जो पार्लियामेंट में बताया सेम वही फंक्शन रहेंगे, बट यहाँ पे एक फ़र्क क्या है, वहाँ पे मैंने आपको जब राज्यसभा का चेयरमैन डिस्कस किया था, थोड़ा सही से लिख देता हूँ ताकि क्लियरिफाई हो जाए आपको। देखिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मैंने आपको जब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कराया था उसमें मैंने आपको क्या बोला था, कौन होता है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं देश के उपराष्ट्रपति, वही क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर हो जाते हैं किसके, राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। एक्स ऑफिशियो मैंने आपको बड़े आराम से समझाया था क्या होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब। मान लीजिए आपने लेट्स से आपने फर्स्ट पोजीशन आपने कहीं पे भी ली, जैसे आप मान लो अपने स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप लेके आए फर्स्ट पोजीशन, जैसे आपकी फर्स्ट पोजीशन आई आपको जो है एक चमचमाती हीरो होंडा की बाइक मिल गई, ठीक है, आजकल हीरो होंडा तो अलग हो गया, हीरो अलग होंडा अलग, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एक बाइक मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी आपने एक चीज़ तो हासिल की, साथ में आपको दूसरी चीज़ फ्री में मिल गई, तो इसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। मतलब समझाने के तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, जरूरी नहीं इसका मतलब यही है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक्स ऑफिशियो क्या होता है। आपने कोई एक चीज़ एक पोजीशन हासिल की और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है आपको साथ में मुफ्त मिल गई, तो जब जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बना उसको साथ में क्या गिफ्ट मिल गया, राज्यसभा की चेयरमैनशिप मिल गई, ठीक है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी है वो आपको याद रखना संविधान में नहीं मेंशन की है, ठीक है, और सैलरी कहाँ मेंशन की है, सेकंड शेड्यूल में, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बात करते हैं तो सैलरी फिर कौन सी मिलती है इनको, जो राज्यसभा के चेयरमैन है उनको वो सैलरी मिलती है, ठीक है। ये हालांकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बस वैसे ही दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको बोला कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही बन जाएगा राज्यसभा का चेयरमैन, लेकिन जो अगर विधान परिषद होगा उसका जो चेयरमैन है वो ऐसा नहीं कि जो गवर्नर है या वाइस गवर्नर तो है नहीं यहाँ पे कि जो वाइस गवर्नर वो बन जाएगा, नहीं। तो यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे इलेक्शन होगा इनडायरेक्टली, तो जो MLC जितने भी होंगे वो सारे इनडायरेक्टली जो है खुद ही इलेक्ट कर लेंगे, ये हमारा जो है चेयरमैन होगा हाउस का, दैट्स इट। ये थोड़ा सा डिफरेंस है पार्लियामेंट से और स्टेट लेजिस्लेचर में, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर जो है आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। बाकी जैसे हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है थोड़ा डिफरेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, वो है रिगार्डिंग बिल्स, रिगार्डिंग बिल्स। देखिए बिल पास करने की जो प्रोविजंस है वो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है, मैंने आपको बोला था एक होता है ऑर्डिनरी बिल्स, ठीक है, और एक है आपका मनी बिल जो हमने उसमें भी डिस्कस किया था, और बजट का सेम वही प्रोविज़न रहेगा जो हमने लोकसभा के लिए उस पर डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल्स की। देखिए ऑर्डिनरी बिल्स में यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस
इन केस अगर आपके स्टेट में विधान परिषद, तो ये प्रोविजन लगेगी सेकंड हाउस का, अदरवाइज फर्स्ट हाउस पास करेगा, गवर्नर के पास चला जाएगा। फिर आता है यहाँ पे गवर्नर, और फिर एक नीचे प्रेसिडेंट भी आएगा। क्यों आएगा वो भी बता दूंगा। नीचे विजिबल है, ठीक है, ये नीचे प्रेसिडेंट लिखा मैंने यहाँ पे। देखिए फर्स्ट हाउस जो है यहाँ पे मैंने जब आपको पार्लियामेंट करा था क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ठीक है, ये सारा सेम प्रोसेस चलेगा। यहाँ मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्या होती है फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग, पार्लियामेंट में देख लेना आप। फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग। उसके बाद अगर आपके हाउस में सिंगल वो है, विधानसभा है, परिषद नहीं है, तो यहाँ से वो जाएगा सीधा गवर्नर के पास। गवर्नर के पास वही है, चार चीज़ होंगे, या तो पहले ही बारी में क्या करेंगे, मंजूरी दे देंगे, या फिर उसको मना कर देंगे। मना कर दिया तो आपका ये कानून नहीं बनेगा, मंजूरी मिल गई तो कानून बन गया। उसके बाद या फिर वो क्या करेंगे, इसको वापस कर देंगे और रिकंसिडरेशन के बोलेंगे। जब अगर हाउस ने दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेजा, तो गवर्नर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, उसको पास करेंगे ही करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि गवर्नर के पास क्या है, सिर्फ सस्पेंसिव वेटो है, जो हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखा था। अब एक ऑप्शन और है गवर्नर के पास, जो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, कि प्रेसिडेंट ऐसे नहीं कर सकते कि बिल को जो रिप्रेजेंट गवर्नर के पास भेज दे रिजर्व करके, ठीक है, ऐसे नहीं। गवर्नर के पास ये पावर है कि वो रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट को बोले कि जी ये बिल आप अपने संज्ञान में ले और इसको देखें। प्रेसिडेंट के पास फिर वही तीन चीज़ें, या तो उसको मंजूरी दे देंगे तो एक कानून बन जाएगा, नहीं देंगे तो खत्म। अगर उसको दोबारा से रिकंसिडरेशन दोबारा भेज देंगे, तो अब हाउस के पास 6 महीने का समय होगा, 6 मंथ्स का। 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से उसको वोटिंग करके सब कुछ करके पास करके दोबारा जो है प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट के पास आपको ऐसा नहीं है जैसे गवर्नर के पास तो क्या मजबूरी थी भाई पास करने दोबारा आ गया, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ऐसा कोई बाइंडिंग वो नहीं है कि आप दोबारा जो है पास करोगे या नहीं करोगे। नहीं, प्रेसिडेंट ना करे, मना कर दे, तो बिल आपका कानून नहीं बनेगा। ये तो मैंने क्या डिस्कस किया, सिचुएशन नंबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 क्या है, जब आपके स्टेट के अंदर, सिचुएशन नंबर 1, जब आपके राज्य के अंदर, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, विधानसभा, परिषद नहीं है, सेकंड हाउस नहीं है। अब बात करता हूँ जिस राज्य में रह रहे हैं और उसमें क्या है, सेकंड हाउस भी है, विधान परिषद भी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग होने के बाद दूसरे हाउस में क्या, ठीक है, यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग, 3 रीडिंग होने के बाद, पास होने के बाद वो जाता है गवर्नर के पास। अगेन वही प्रोसेस होगा, गवर्नर के पास 4 स्टेप्स होंगे, फॉलो होंगे, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अगर चौथा स्टेप फॉलो किया ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास सेम वही प्रोसेस चलेगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन जो आती है सेकंड हाउस, जब बात आती है सेकंड हाउस की, अगर मान लीजिए सेकंड हाउस ने जो है बिल को फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग करे बाद इसको अपनी मंजूरी नहीं दी, मना कर दिया कि भाई हम इसको पास नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई अमेंडमेंट करने के लिए बोला बिल के अंदर, भाई ये चेंजेस करो, मंजूरी या तो नहीं दी या फिर कुछ बोला कि अमेंडमेंट करो, और या फिर 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया। जैसे यहाँ पे राज्यसभा के केस में हमने क्या पढ़ा था पार्लियामेंट में, 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, 3 मंथ्स तक नो एक्शन, ठीक है, ये सारी कंडीशंस है। या तो मंजूरी देने से साफ कर दिया, नो मंजूरी, ठीक है यानी कि मंजूरी नहीं दी, या फिर कोई चेंजेस करने के लिए बोला, अमेंड करने के लिए, और पहला हाउस मान ही नहीं रहा उसको चेंज करने, या 3 महीने गुजर के कोई एक्शन नहीं लिया तो no। अब बात आती है यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ हो जाता है स्टेलमेट, ठीक है, ऐसा नहीं है, वो बिल जो है आपका दोबारा से कहाँ जाएगा, फर्स्ट हाउस में। जब ऐसा ये इनमें से कोई भी कंडीशन हो, अमेंड करने के लिए बोला, पहला हाउस नहीं मान रहा, या फिर मंजूरी नहीं दी, या फिर 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, इस सिचुएशन के बाद क्या होता है, वो दोबारा से फर्स्ट हाउस में जाएगा, ठीक है। और या अगर मान लीजिए फर्स्ट हाउस में नहीं भी जा रहा है, ठीक है, इन्होंने नहीं दिया, तो क्या होगा, फर्स्ट हाउस जो आपका यानी विधानसभा दोबारा से नए सिरे से बिल को बनाएगी, पास करेगी, और वो सेकेंड हाउस को दोबारा से देगी, ठीक है। सेकेंड हाउस के पास अब जो है अगेन या तो वो मंजूरी नहीं देगा, या फिर अमेंड करने के लिए बोल रहा है वो नहीं मान रहा फर्स्ट हाउस, या फिर मान लो अब यहाँ 3 महीने था, या 1 मंथ तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, 1 महीना और जो आपने कोई एक्शन नहीं लिया। अब क्या है यहाँ पे ये बोला गया है फाइनली, अगर ये 2 सिचुएशंस हो गई, 2 सिनेरियो नंबर 1 ये था, सिनेरियो नंबर 2 ये है, ठीक है। इसमें क्या होगा, फाइनली आपको जो है बिल पास माना जाएगा, बिल विल कंसीडर एज ए पास, ठीक है, कि बिल जो है पास हो गया है सेकेंड हाउस से भी। रीजन बिंग यहाँ पे जो है आपको ध्यान रखना है, हमारे संविधान में जो विधानसभा है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी एज कम्पेयर टू दी जो विधान परिषद है। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि हमारी जो राज्यसभा है यूनियन लेवल पे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू विधान परिषद के, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन मैं दोबारा से बता देता हूँ,
कंडीशन नंबर 1 थी कि आपके राज्य के अंदर सिर्फ एक ही हाउस है, दैट इज विधानसभा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गया होगा। अगर दूसरा हाउस है तो वो पहली बात तो मंजूरी देगा, फर्स्ट सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग करके मंजूरी दे दी। गवर्नर के पास क्या, गवर्नर के पास भाई पावर है कि वो प्रेसिडेंट के पास कंसिडर कर दे, तो वो सारा प्रोसेस जो हमने डिस्कस किया वो चलेगा। अब मान लीजिए सेकंड हाउस के पास एक और ऑप्शन है, भाई वो मंजूरी देने से मना कर दे, या वो बोले कि अमेंड करो, पहले हाउस को मंजूरी नहीं है, भाई चेंजेस नहीं करना चाहते हम दो, और या फिर उसके पास ये भी पावर है कि 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं ना ले उसके ऊपर। अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर या तो इन्होंने बिल वापस कर दिया तो भी ठीक है, नहीं करा तो भी ठीक है, तो क्या होगा, जो पहला विधानसभा जो फर्स्ट हाउस है आपका दोबारा से नए सिरे से बिल को पास करेगा, ठीक है, वही सेम प्रोविजंस के साथ फर्स्ट हाउस दोबारा से बिल लेके आएगा, पास करेगा, सेकंड हाउस में दोबारा जाएगा। अब यहाँ पे मान लो उन्होंने मंजूरी नहीं दी या 1 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ पे क्या होगा इस सिचुएशन में, अब ऐसा नहीं है, हमने पार्लियामेंट के अंदर क्या पढ़ा था, अगर ऐसा हो जाए तो उसमें हो जाता है क्या, डेड लॉक, याद आ रहा है कि मैंने बोला था डेड लॉक हो जाता है, और उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट की ये जिम्मेवारी बनती है, आपको जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ती थी, जेएस लिख रहा है यहाँ पे, जॉइंट सिटिंग। लेकिन हमारे संविधान में साफ साफ बोला है स्टेट के केस के अंदर देयर इज नो जॉइंट सिटिंग, स्टेट के केस में कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। आपको ये मानना है, अगर ये पास नहीं कर रहे तो ये माना जाएगा पहले हाउस ने पास कर दिया तो वो पास है, ठीक है, ये बेसिस से पास करे या ना करे। तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं थोड़ा आपको बता रहा था कि जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है, वो आपके बिल को सिर्फ डिले कर सकती है, रोक नहीं सकती, ठीक है। डिले भी कितना, 4 मंथ्स तक, 3 महीने तो फर्स्ट सिनेरियो के अंदर, ये जो है 3 महीने, सेकंड 1 मंथ कब आपका जो सेकंड सिनेरियो है उसमें जो है आपका ये याद रखना है, टोटल 4 महीने तक सिर्फ डिले कर सकती है और कुछ नहीं, दैट्स इट। ये है हमारा लेजिस्लेचर का काम करने का काम। अब आता है बात मनी बिल की, मनी बिल का सेम वही प्रोविजन लगेगा, जैसे वहाँ राज्यसभा में नहीं आएगा लोकसभा में आएगा, तो यहाँ पे क्या है विधानसभा में आएगा ना कि विधान परिषद में, और वही सेम वही प्रोविजन रहेंगे जो हमने मनी बिल पार्लियामेंट में पढ़ा था, ठीक है, कोई अलग से इसमें झंडे नहीं गाड़ने हमें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पार्लियामेंट वाला लेक्चर है अच्छे से करना है, वहीं से जो है आपका ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो इसलिए अब देखिए यहाँ पे अगर मैं चाहता ना इस लेक्चर को मैं बड़े आराम से 4 से 5 पार्ट्स में जैसे पार्लियामेंट को करा था, इसको बड़े आराम से उसमें कर सकता था, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली रिपीटेशन होगा और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट में करवा चुका हूँ। पार्लियामेंट आप अच्छे से देखिए, पार्लियामेंट में के बाद उसके बाद इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप अगर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके आंसर कर दूंगा। अगर आपको फिर भी जैसे बुक से कहीं पर कोई भी आपके पास जो भी बुक है, डीडी बस हुआ कुछ भी, अगर आप उसमें कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को मैं करता हूँ यहीं पर वाइंड अप, टिल देन हैप्पी लर्निंग।